बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। तालिबान और हुकूमत की अमन मुज़ाकराती नुमाइशी कमेटियों और नामालूम दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ दोनों जारी। क्या कमाल की जंगबंदी जारी है। अब तक हमारे 25 शहीद हो चुके हैं। फौज को मुज़ाकरात में घसीटने का शौक तो तालिबान की कमेटी को था ही, हुकूमती कमेटी को भी एतराज नहीं, मगर तालिबान के सामने फौज को बिठाने का मतलब हथियार डालना है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने बिरूने मुल्क जाने के लिए दरखास्त खुसूसी अदालत को दे दी। दिल का जाना ठहर गया है या किस्मत आजमाई जाएगी। भारतीयों के दिलों से पाकिस्तान की नफरत जाएगी ना दिल से दिल मिलेंगे। पाकिस्तान की फतह पर खुशी मनाने वाले कश्मीरी को मार डाला गया। जलालो अमन की आशा। ममताएं कत्ल हो रही हैं, माएं कत्ल कर रही हैं, बच्चे मकतूल बन रहे हैं। ये बला है, गुर्बत बेरहम बला है। मगर हुक्मरानों को होश भी नहीं, खबर भी नहीं। बदगुमानियों की अब खैर नहीं कि खुशगुमानों की उम्मीदें कमाल और अजायब का मलगूबा हैं। 1 मार्च से जंगबंदी यानी सीज फायर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ के मुआवने खुसूसी और तालिबान से राब्ताकार कमेटी के अमीर जनाब इरफान सिद्दीकी ने बदगुमानों की बदगुमानियों के मकरूह रुखसार पर यह कहकर तमांचा रसीद कर दिया है कि जब से सीज फायर हुआ है किसी भी तरफ से एक भी फायर नहीं किया गया। जनाब इरफान सिद्दीकी का तजाहुल आरिफाना बामे उरूज पर रहे और उनकी शान सलामत के आम लोगों की जान तो आनी जानी शय है, ऐसी जानों की तो कोई बात नहीं, मगर बदगुमानों की जुबान तराजियां और फितना पर्दाजियां इस कदर कातिलाना है कि फौरन याद दिला रही हैं कि इरफान सिद्दीकी साहब जब से आपकी ज़ात बाबरकात ने मुज़ाकरात की डगर पर कदम रंजा फरमाया है तब से करामात के सिलसिले चल निकले हैं। इरफान सिद्दीकी साहब को याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि 1 मार्च से शुरू होने वाले मुबारक सीज फायर के बाद से यही कोई 24-25 के करीब इंसानों को बस जरा कत्ल किया गया। इस्लामाबाद में पीर को शिदत पसंदों के एक ग्रुप एहरारुल हिंद ने हल्का फुल्का शुगल मेला किया है। आज थोड़ी सी मस्ती हंगू में सुबह सवेरे की गई। एफसी पर हमला करके दिल बहलाया गया। फ्रेश होने के लिए 6 एफसी एहलकारों की लाशें गिराकर मूड बदला गया। ये इरफान सिद्दीकी साहब का उसने जन है कि इन गिरती लाशों और बहते खून पर उन्हें मलाल है, ना ही उठाने के लिए कोई हरफे सवाल। अलबत्ता मौलाना समीउल हक के पास कहने को बहुत कुछ था, जिसका इजहार आज उन्होंने अकोड़ा खटक में हुकूमती कमेटी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। मौलाना समीउल हक और उनके पहलू में बैठे हुए इरफान सिद्दीकी साहब की मीडिया ब्रीफिंग पर मुल्क के मारूफ सहाफी जनाब हामिद मीर ने कहा है कि इन कमेटियों और इनके अराकीन के पल्ले कुछ भी नहीं, इन्हें महज खुद नुमाई का शौक है। चलिए हामिद मीर साहब की बात ना भी की जाए तो तभी मौलाना समीउल हक के इरशादात पर अगर किसी से सवाल करना बनता है तो वो कोई और नहीं, सिर्फ वज़ीर आज़म की जात है। मौलाना समीउल हक का कहना है कि जंगबंदी के बाद होने वाली दहशतगर्दी के पीछे तालिबान का हाथ बिल्कुल नहीं बल्कि किसी और का हो सकता है। भारत, अमेरिका और ना जाने कौन कौन हमारे दुश्मन हैं वो हो सकते हैं। यानी तालिबान का पल्ला पाक और शक अमेरिका पर भी और भारत पर भी। अब सूरत हाल वाज़ेह करना वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है। वो बताएं कि पाकिस्तान पर कौन हमलावर है। क्या वो समझते हैं कि कम से कम इन कार्रवाइयों में तालिबान बेकसूर भी हैं और बेजरर भी? अगर ऐसा ही है तो फिर कौन दहशतगर्दी कर रहा है, अमेरिका या भारत? वज़ीर आज़म ये भी बताएं कि क्या तालिबान गैर मशरूत जंग बंदी पर तैयार हुए हैं या फिर औरतें और बच्चे रिहा करने के साथ साथ जनूबी वज़ीरिस्तान से फौज की वापसी उनकी शराइत हैं और क्या हुकूमत इन शराइत पर आमादा हो चुकी है या फिर ये इरफान सिद्दीकी साहब की जात का हुनर है कि लफ्जों के इस खिलाड़ी ने शराइत को तजावीज़ का जुब्बा पहनाकर जंग बंदी की दस्तार सजा दी है। इस बारे में सवाल सादा है कि कौम को खून और इनकी लाशों पर ख्वाहिश इख्तिदार क्यों? अगर ख्वाहिश इख्तिदार नहीं तो फिर खतरा जां होगा। अगर ये खतरा भी है तो गलत है। सियासत और अखलाकियात के हर पैमाने पर परखा जाए तो ये खतरा गुनाह है, जुर्म है। कमेटी का खेल मुज़ाकरात की छुपन छुपाई बर्बादियों की तरफ लेके जाएगी। हमारे साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा जनाब हामिद रजा मौजूद हैं। इन कमेटियों की मुलाकातों और मुलाकातों के बाद सामने आने वाली जो सूरत हाल है इसी पर बात करते हैं। हामिद रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं समझता हूँ कौम के साथ साथ आपको भी मुबारक हो कि पहला मरहला कामयाब रहा मुज़ाकरात का, अब दूसरा मरहला शुरू होने जा रहा है। उसामा साहब, यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहिक मौजूदा हुकूमत है और पाकिस्तान की सियासत की मंडी में जमहूरियत नाम की चीज़ को जिस तरीके से हम लोगों ने ब्लैकमेल किया है, मुझे ख़तरा है, खदशा है और अब मौजूदा हुकूमत उस ख़तरे को या खदशे को यकीन की हद तक ले जाती जा रही है कि कहीं यही मौजूदा हुकूमत दोबारा पाकिस्तान के टूटने का सबब न बन जाए और हम जमहूरियत की वो लकीर न पीटते रह जाएं जिसके अंदर इस पूरी पाकिस्तानी कौम को आज तक कुछ नहीं मिला।
तालिबान की कमेटियों के हवाले से आप देख लें कि आज जो कुछ हुआ और सुबह FC के जवानों की शहादतें हुई, उससे पहले गुज़श्ता रोज़ कचहरी में वकला अहबाब की शहादतें हुई और उसके बाद इरफान सदीकी साहब, चौधरी निसार साहब, और हम तो चौधरी निसार साहब को हुकूमत तालिबान का स्पोक्समैन या वज़ीर दाखिला कहते हैं। और अब इस बात में भी कतई दो राय नहीं कि मौजूदा हुकूमत ही तालिबान का दरअसल दूसरा रुख है, क्योंकि आप इनकी पॉलिसी आप देखें। अब सवाल करें तालिबान की मुज़ाकराती कमेटी से और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी से कि आपके अंदर की अखलाकियात कब जागेगी, जब आप पूरी कौम को पाकिस्तान में आइन की बात बतलाते हैं, शरीयत की बात बतलाते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर आप बात करते हैं। तो मुझे ये बतलाएं, ये जो 25 शहादतें आपकी जंगबंदी के बाद हो चुकी हैं, इन शहादतों का खून किसके सर पर है? हम इन शहादतों का किससे पूछें? इस हुकूमत से जो पाकिस्तान का खून बेच चुकी है। मुझे अब ये बात कहने में कतई दो राय नहीं कि अगर ये हुकूमत मजीद चलती रही, हम वो लोग हैं जिन्होंने, हमारे बुजुर्गों ने, मेरे वालिद ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी। हम आमर के खिलाफ 10 साल तक इसी मौजूदा मियाँ साहब की गवर्नमेंट के साथ, जब उस वक्त ये अपोजिशन में थे, हम इनके साथ बैठे रहे। लेकिन आज अफसोस होता है कि अगर इसी चीज़ का नाम जमहूरियत है कि खून का सवाल ना पूछा जा सके, पाकिस्तानी की इज्जत महफूज ना हो, माल महफूज ना हो, और इखलाकियात का पैगाम देने वाले वो सिर्फ ये कहते रहें कि आम आदमी के खून की कोई वक़्त नहीं है, तो फिर पाकिस्तान आप इन्हीं को दे दें। और जो तालिबान के हवाले से भी जो नई बात आई कि सिक्योरिटी फोर्सेस के आप आला अहदेदारान को उनके सामने बिठाएंगे, हुकूमत एलानिया तौर पर नहीं, गैर एलानिया तौर पर तालिबान के आगे सरेंडर कर चुकी है। ये सिर्फ इसका एलानिया रुख होगा कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस को अब तालिबान के आगे बिठला दें। और देखिए लेकिन यकुम मार्च के बाद इरफान सिद्दीकी साहब आज कह रहे थे एक भी गोली नहीं चली दोनों तरफ से, बड़ी इसमें मेहनत हुई है, काबिशें हुई हैं, ये जो चंद हलाकतें हुई हैं, जो लोग शहीद हुए, जांबाक हुए, ये कोई और कर रहा है, वजीर आजम का काम है उसकी निशानदेही करें। उसामा गाजी साहब, एक आदमी अगर दुनिया के किसी सिविलाइज नेशंस के अंदर उनके मुल्क का एक शहरी किसी दूसरे मुल्क की जेल में चले जाए, बेशक क्रिमिनल केसेस में भी जाए, तो वह मुल्क दूसरे हुकूमतों का तख्ता उल्ट देते हैं। रेमंड डेविस के मामले पर अमेरिका ने जो दोगला और मुनाफिकाना किरदार अदा किया सिर्फ इसलिए कि वो अमेरिकन सिटीजन था, वो कातिल था, लेकिन उसके बावजूद अमेरिकन अपने कातिल को इस मुल्क से वापस ले गए। और क्या हमारे मुल्क में जो इतने लोगों की शहादतें हो गई, इरफान सिद्दीकी साहब ये बतलाना पसंद फरमाएंगे कि क्या इस खून का जिम्मेदार कौन है? अब तो हम ये कहते हैं कि जब तक इन कमेटियों के घरों में एक एक लाश नहीं गुजरेगी, उस वक्त तक इन्हें इदराक नहीं होगा कि खून क्या होती है, शहादत क्या होती है और गम क्या होता है। ये लोग पाकिस्तान की बात, लेकिन समीउल हक साहब ने आज कहा है कि दोनों की जिम्मेदारी है, हुकूमत और तालिबान की। जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं उनकी निशानदेही करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो वो कार्रवाई करें। ये बयान तो आप समझते हैं खुशाइंद है? समीउल हक साहब ऐसा कह रहे हैं, अगर तालिबान ऐसा करते हैं कि चाहे राहुल हिंद हो या अंसारुल मुजाहिदीन जिसने आज की कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल की है, अगर तालिबान उसके खिलाफ कार्रवाई करें फिर तो सराहना चाहिए इस चीज को। तो फिर आप तालिबान को हुकूमत दे दें। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई तालिबान ने करनी है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने नहीं करनी, तो फिर प्रैक्टिकली तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की और मौजूदा हुकूमत की रेट खत्म हो गई। कि हम रिक्वेस्ट करें कि राहुल हिंद हो या दूसरी कोई भी तंजीम हो, उसके खिलाफ कार्रवाई तालिबान करें। और मैं तो ये समझता हूँ कि समीउल हक साहब तो माशाल्लाह अभी सऊदी अरब से वापस तशरीफ ले आए हैं, वो आकाओं से डिक्टेशन ले आए हैं। और पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर गैरों का खेल खेला जा रहा है और हमारे मुल्क के एक्स पार्लियामेंटेरियंस, बड़ी बड़ी मजहबी जमातों के सरबराहान, उनके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत ही नहीं रही कि वो पाकिस्तान की बात करें। और मैं तो फिर बिला मुबालगा उसामा गाजी साहब, आप जैसे, हम जैसे लोग या वो लोग जो दहशतगर्दी की मुखालफत करते हैं, जो कत्ल व गारत की मुखालफत करते हैं, जो इस्लाम का हकीकी पुरअमन चेहरा देखना चाहते हैं, फिर या तो हमें मार दिया जाएगा इन करीब या फिर हमें धकेल दें इस मुल्क से बाहर, बतला दें बाबा कि ये मुल्क हमने तालिबान को दे दिया है, आप बेफजूल की रागनी ना लापें, आप इस मुल्क को छोड़ के किसी और जगह पर तशरीफ ले जाएं। और उसके बाद प्रैक्टिकली मैं ये समझता हूं कि आज हुकूमत पाकिस्तान ने अवाम पाकिस्तान की तजलील की है। ये जो वोट लेकर गए थे, इन्होंने उस वोट की इंसल्ट की है, इन्होंने बाकायदा तौर पर तालिबान के आगे सरेंडर किया है। और अब शर्म आनी चाहिए जब पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है चौधरी निसार साहब को कि आप रिजाइन करें बीइंग द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और इस शख्स में इतनी इखलाकी जुर्रत ना हो।
कि पाकिस्तान के बेगुनाहों का खून बहाने के बाद आप तालिबान के साथ बैठेंगे। चलिए, तो फिर बहुत शुक्रिया उसामा गाजी साहब, मेरी समझ से बहुत शुक्रिया साहबजादा हामिद रजा साहब, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। यकीन बड़े जज्बाती हैं। वो कह रहे हैं कि अगर तालिबान ने ही कार्रवाई करनी है दहशतगर्दों के खिलाफ तो रियासत फिर क्या कर रही है? जो जिम्मेदारी रियासत की है वो कौन निभाएगा? न्यूज़ में मिलेंगे ब्रेक के बाद। फौज को मुज़ाकरात में घसीटने का शौक तो तालिबान की कमेटी को था ही, हुकूमती कमेटी को भी एतराज नहीं, मगर तालिबान के सामने फौज को बिठाने का मतलब हथियार डालना है। खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तालिबान की मुज़ाकराती कमेटी के पुरजोर इसरार पर उनसे मुलाकात करेंगे। कल हुकूमती और तालिबान की मुज़ाकराती कमेटी को वज़ीर-ए-आज़म ने नाश्ते की मेज पर मदऊ कर लिया है। ये नाश्ता 50,000 पाकिस्तानियों की लाशों के पस मंजर में होगा। यही नहीं, एक हादसा आने वाले कल भी रूनुमा हो सकता है कि अल्लाह की बारगाह में इस्लामाबाद की कचहरी में इरारुल हिंद की गोली से नाहक मरने वाली फिजा मलिक नवाज शरीफ का दामन पकड़ ले और सवाल करे, मेरे वजीर आजम जवाब दीजिए कि मेरा खून क्यों नाहक बहाया गया? मैं तो वतन की मोहब्बत में लौट के आई थी। मेरे कातिल तो मुझ पर बेहयाई की तोहमत भी नहीं लगा सकते थे, फिर मुझे किस जुर्म की सजा दी गई? यही नहीं, वजीर आजम का दामन पकड़ने वाले हजारों होंगे और हिसाब लेने वालों में एक नाम इमामुल अंबिया का भी होगा। मैं इस जज्बाती कैफियत से खुद को अलग करता हूं और दानिशमंदों के उठाए हुए सवालात का जिक्र करते हैं। सहूलत से मौलाना समीउल हक कह गए कि मैं किसी इरारुल हिंद को नहीं जानता और ना ही वो यानी तालिबान जानते हैं कि ये किस बला का नाम है। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इस्लामाबाद कचहरी में खून खराबा करने वाली इरारुल हिंद एक फर्जी नाम है, बल्कि किसी का रचाया हुआ ड्रामा है। मगर आज हंगू में 6 एफसी एहलकारों की शहादत की जिम्मेदारी अंसारुल मुजाहिदीन ने कबूल कर रखी है, जिसकी एक वेबसाइट है और वो तालिबान की ज़ेली तंजीम होने की आज से नहीं बल्कि पुरानी दावेदार है। इस तंजीम ने भी बहुत सी कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल की है। चंद मैं आपके सामने रखता हूं, मेरे पास मौजूद है। अंसारुल मुजाहिदीन ने जो कार्रवाइयां की हैं वेब पर इसकी जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं। 4 जुलाई 2013 शिमाली वजीरिस्तान चेक पोस्ट पर हमला, 4 एहलकार शहीद। 7 जुलाई 2013 जिम्मेदारी कबूल करके अंसारुल मुजाहिदीन इसके बाद मंजर-ए-आम पर आई। 16 अक्टूबर 2013 DI खान खुदकुश धमाका, सूबाई वजीर इसरारुल्लाह गंडापुर समेत 8 अफराद शहीद। इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। 20 अक्टूबर 2013 पेशावर नाके पर हमला, 4 पुलिस एहलकार शहीद। 19 दिसंबर 2013 शिमाली वजीरिस्तान खजूरी चेक पोस्ट पर हमला। 20 दिसंबर 2013 पोलियो मुहिम में इमरान खान को निशाना बनाने की धमकी दी गई। ये है अंसारुल मुजाहिदीन के कारनामे जो वेबसाइट पर लिखे हैं। और आज उन्होंने हंगू में FC काफिले पर हमला किया जिसमें 6 एहलकार शहीद, 8 जख्मी हुए। अब इस तंजीम से भी तालिबान उनके खैर खा अपनी वाबस्तगी का इनकार करेंगे। किस्सा मुख्तसर कौन क्या है और किसके साथ है, किसकी आड़ में कौन छुप गया है, हुकूमत के इरादे क्या हैं और तरीके क्या। बस एक धमा चौकड़ी मची है, कोई खिचड़ी सी पकी है। इन हालात में हुकूमती कमेटी के एक रुकन मेजर रिटायर्ड आमिर कमेटी तोड़ने का भी कहते हैं और फिर इसका हिस्सा भी रहते हैं। फिर मुतालबा करते हैं कि फौज को मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाए। इतलात हैं कि शायद वजीर आजम मान भी जाएं। क्या होता है कल का नाश्ता बताएगा। फैसला वजीर आजम ने करना है और इसके मुज़मिरात और नताइज के भी वही जिम्मेदार होंगे। सवाल बस सादा सा है कि फौज को तालिबान के सामने बिठाने का दूसरा मतलब यह नहीं होगा कि हमारी फौज तालिबान के सामने सरेंडर करके मुज़ाकरात कर रही है। क्या यह दुरुस्त होगा? सोचना वजीर आजम को है। पहले भी फौज मुज़ाकरात करती रही, तब हुकूमत फौजी जर्नैल की थी, नतीजे हम देख चुके हैं। मगर सोचना वजीर आजम को है। तमाम एक फैसला है, वो फौज को करना है कि क्या वो अपने बनाए हुए कल के मुजाहिदीन और आज के शिद्दत पसंदों को अब भी अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझती है या डॉक्ट्राइन ऑफ सिक्योरिटी तब्दील हो चुकी है? क्या अब भी गुड तालिबान और बैड तालिबान वाली थ्योरी चलेगी? इस पर बात होगी। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खलद मसूद साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है। जनरल साहब, क्या फौज इस बात पर राजी होगी कि दहशतगर्दों के साथ आमने सामने बैठकर बात की जाए? देखिए, मेरे ख्याल में अगर ये शामिल भी हों तो जाहिर है फैसला साजी तो प्राइम मिनिस्टर ने करनी है। और होता ये है कि अगर बातचीत के दौरान
कोई इनको एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत होती है तो फिर आपने देखा है कि हमेशा कोई डेलीगेशंस में इंटेलिजेंस के या मिलिट्री के लोग होते हैं, लेकिन ये जो है इस वक्त इनको शामिल करना जब तक कि मेरे ख्याल में मामलात आगे नहीं बढ़ते हैं बहुत क़ब्ल अज़ वक्त होगा और बहुत गलत होगा। इसलिए कि इससे तो ऐसे लगेगा कि इनको और भी एक तरीक़े से इनका वक़ार बढ़ाने वाली बात है, और मैं समझता हूँ कि वो इसी सूरत में उनको वहाँ सामने लाना चाहिए जब कोई ऐसी टेक्निकल बातें हों जिसमें कि फ़ौज की एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत हो। और मैं नहीं समझता कि इस स्टेज के ऊपर इनको शामिल करने से किसी किस्म का फ़ायदा होगा, बल्कि हुकूमत का जो पोजीशन है वो और कमज़ोर होता चला जाएगा, और इनको एक तरीक़े से नफसियाती तरीक़े से और सियासी तरीक़े से जिस तरीक़े से वो अपने पोजीशन को हमेशा बेहतर से बेहतर करते चले जा रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये एक और कदम होगा उनके एलिवेशन के लिए। एक बड़ी खबर जो अभी अभी मुझे पहुंच रही है, मेरे प्रोड्यूसर मुझे बता रहे हैं कि लाहौर को बड़ा खतरा जाहिर किया जा रहा है। हालांकि कल एक मुलाकात होने जा रही है, उसके बावजूद एक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है लाहौर के लिए खास तौर पर। किस तरह से ये फिर मामला आगे चलेगा? आपको लगता है अब ये जो नई कमेटी की बात की जा रही है कि उसमें मुस्लिम लीग नून होगी, तहरीक इंसाफ के लोग भी होंगे और फोकल पर्सन चौधरी निसार हो सकते हैं, इसकी बातें होने लगी हैं, ये फायदेमंद हो सकती है कमेटी? पुरानी कमेटी को तहलील कर देना वो इतनी कामयाब थी कि अब आगे चल के फैसले करने के लिए ऐसी कमेटी बनाई जाए? देखिए, बात यह है कि ये जो दो कमेटीज़ थीं इनके पास फ़ैसला साजी के लिए तो कोई इनको पावर्स नहीं थी। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर वाकई में अगर मामलात आगे बढ़ते हैं और हुकूमत को ये एक तरीक़े से समझने लगती है कि वो लोग संजीदा हैं और वाकई में पुरअमन तरीक़े से मामलात को हल करना चाहते हैं और एक आइन के दायरे में रहकर बात करना चाहते हैं, तो उसी सूरत में मेरे ख़्याल में फिर हुकूमत जो है अपने नुमाइंदे भेजे और वो भी अपने नुमाइंदे भेजें और उन में आपस में बातचीत हो सकती है। लेकिन अगर ये ख्याल किया जाए कि ये जो लोग हैं ये तो मेरे ख़्याल में एक तरीक़े से एक का मैसेज दूसरे को और दूसरे का मैसेज हमारे हुकूमत को ये देने के लायक हैं, लेकिन कोई फ़ैसला तो ये नहीं कर सकते, और इनके ऊपर ज़्यादा बेनसार भी करना मेरे ख़्याल में गलतफहमी होगी। हुकूमत के अगर रहनुमा साथ होंगे, फौज साथ होगी, तो बाज़ लोग इसे सरेंडर से ताबीर कर रहे हैं। आप समझते हैं ऐसा कहना दुरुस्त है? क्योंकि पहले भी वैसे तो मुज़ाकरात किए हैं फौज ने बराह रास्त, जिस तरह नेक मोहम्मद की मिसाल है। देखिए, उस वक्त तो मामलात मुख्तलिफ थे, इसलिए कि फ़ौज खुद हुक्मरान थी और वो हुक्मरानी कर रही थी। तो उस वक्त अगर फ़ौजी कोई जनरल भी बात करता तो वो एक मुख्तलिफ चीज़ थी। अब तो मामला ये है कि एक सिविलियन हुकूमत जो है वो साहिब इक़्तिदार है और उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो एक ज़िम्मेदारी लें और मामलात को आगे बढ़ाएं। और मैं ये भी कहूँगा कि ये जो बार बार हमारी हुकूमत जो है कहती है कि हम बातचीत करेंगे, चाहे वो कितनी भी मुसलसल जुल्म करते रहें और दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहें, जैसे जिसका कि आपने बहुत अच्छी तौर से अभी ज़िक्र किया है, तो मेरे ख़्याल में इससे ज़ाहिर होता है कि जो हमारी कौमी एक अज़्म है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और जो हमारी हुकूमत है इस वक्त, जो हमारी क़यादत है, वो कोई लीडरशिप देने की जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो अपनाने के लिए तैयार नहीं है। और मुल्क ऐसे लगता है जैसे कि हम जहाज़ पर बैठे हुए हैं, पानी के जहाज़ पर, और समंदर में कोई हमें पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जब तक एक तो ये है कि क्या ये हमें पहले तो पता होना चाहिए कि क्या इस मुल्क के कोई इक़दार हैं, कोई उसूल हैं, और क्या उसके ऊपर ये हुकूमत कायम होने पर राज़ी है, और या सिर्फ बातचीत ही करने पर मुसलसल इसरार करती है जिसका कोई माने नहीं रखती। फौज ने कार्रवाई करनी है, अगर हुकूमत ने भी हुक्म देना है, बड़ा अहम है ये नुक्ता। क्या फौज की डॉक्ट्रिन तब्दील हो चुकी है? हमने पहले देखा एफसी पर हमला हुआ तो उसका जवाब दिया गया एयर स्ट्राइक्स पे, आज भी हमला हुआ है फौज पर, 6 अहलकार शहीद हुए हैं, 8 जख्मी हैं। क्या होने जा रहा है? क्या वाकई डॉक्ट्रिन तब्दील हो चुकी है? फौज अब समझती है कि अंदरूनी खतरा बड़ा है, इन्हें हर सूरत निशाना बनाना होगा दहशतगर्दों को? देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अंदरूनी ख़तरा जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा है, और कोई ख़तरा पाकिस्तान को इस वक्त इतना नहीं है जितना अंदरूनी ख़तरा है।
और ये अंदरूनी ख़तरा इन्हीं तंजीमों से है। चूँकि ये रियासत पर हमला कर रहे हैं, रियासत को कमज़ोर कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि हुकूमत और फ़ौज जो है वो तो बिल्कुल अपनी करेक्ट उसकी ओरिएंटेशन है कि वो ये समझती है कि इनको न्यूट्रलाइज़ करना चाहिए, वरना हमारी रियासत जो है दिन ब दिन कमज़ोर होती चली जाएगी, हमारी इक़्तिसादी हालत कमज़ोर होती जाएगी, हम पूरे दुनिया में अलहदा होते चले जाएंगे, आइसोलेट होते चले जाएंगे। तो ये किसी सूरत में नाकाबिल कबूल है। और जो बुनियादी ज़िम्मेदारी एक हुकूमत की होती है कि वो लोगों की जान और माल की हिफाजत करे, ना कि ये बार बार ये कहती जाए कि हम बातचीत करेंगे उन लोगों से जो कि मुसलसल मासूम लोगों की जानें ले रहे हैं। तो ये तो कोई पॉलिसी नहीं है, ये तो कोई स्ट्रेटजी नहीं है। स्ट्रेटजी तो ये होती है कि आप एक डायरेक्शन दें मुल्क को और उसके लिहाज से आप उस पर चलें और लोगों को एतमाद में लें, इसलिए कि ये जो जंग है ये तो बग़ैर लोगों की हिमायत के आप जीत ही नहीं सकते। फ़ौज की कार्रवाई तो एक उसका जुज़ है, जो असल जंग है वो तो नजरियाती जंग है, और असल जंग वो है जिसमें यानी सिर्फ मुज़ाकरात नहीं, कोई और स्ट्रेटजी भी साथ देनी होगी। बहुत शुक्रिया आपका जनरल मसूद साहब। उनका कहना है कि खाली मुज़ाकरात से अगर बात नहीं बनती तो कोई और रास्ता दिखाना होगा, ऐसे मामलात नहीं चल सकते। बहरहाल देखते हैं कल के नाश्ते के बाद क्या होता है। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने बैरून मुल्क जाने के लिए दरखास्त खुसूसी अदालत को दे दी। दिल का जाना ठहर गया है या किस्मत आजमाई जाएगी। साबिक फौजी सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने गद्दारी केस की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत से पहली बार जाती तौर पर दरखास्त की है कि वो उन्हें बाहर जाने की इजाजत दे। इससे पहले भी ऐसी दरखास्त अदालत मुस्तरद कर चुकी है। अपनी जाती दरखास्त में परवेज मुशर्रफ ने अदालत को यकीन दहानी कराई है उन्हें जब भी तलब किया जाएगा वापस आ जाएंगे। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल दरखास्त में परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि पहले भी मुकदमात के बावजूद पाकिस्तान वापस आए, अब भी जब उनकी जरूरत होगी वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो तमाम इल्जामात से बरी होना चाहते हैं। दरखास्त में परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि दुबई में मुकीम उनकी 94 साला वालिदा को बहुत से खतरनाक आर्ज़े लाक हैं, वो उनके इलाज के हवाले से फिक्रमंद हैं। अपने इलाज के हवाले से परवेज मुशर्रफ ने डॉक्टर अंजुमन हाशमी की राय का दोबारा जिक्र किया है। परवेज मुशर्रफ ने कहा कि उनके वालिद की AFIC में एंजियोग्राफी के दौरान भी पेचीदगियां पैदा हो गई थीं और उनका इंतकाल हो गया था। कुदरती तौर पर इसका भी इन पर नफ्सियाती असर है। साबिक सदर ने अपनी दरखास्त में आसिफ जरदारी और मियां नवाज शरीफ का जिक्र करते हुए कहा है कि उन्होंने भी बैरून मुल्क से इलाज करवाया। दूसरी तरफ आज समाअत में परवेज मुशर्रफ के वकला ने तालिबान की जानिब से मुबैना धमकी आमेज खत खुसूसी अदालत में पेश किया। परवेज मुशर्रफ के वकील राना एजाज ने कसम खाकर कहा कि उनके पास ऐसी मुसद्दिका इतलात हैं कि इस अदालत पर भी हमला किया जाएगा, जिसमें जज साहिबान, वकला सफाई और इस्तिगासा को निशाना बनाया जाएगा। लेकिन खुसूसी अदालत का मौक़िफ़ था कि अदालतें खौफजदा हुए बगैर अपना काम जारी रखती हैं। परवेज मुशर्रफ की इस दरखास्त पर और उन्हें मिलने वाली धमकियों पर बात होगी। हमारे साथ हैं साबिक सदर के वकील अहमद रजा कुसूरी साहब। पहले भी इस तरह की दरखास्त अदालत मुस्तरद कर चुकी है, अब ये जाती तौर पर जो दरखास्त है क्या इसकी हैसियत है, अदालत इसे मान सकती है? देखिए, बात यह है कि हर एक मरीज जो है उसका ये फंडामेंटल राइट है टू बी ट्रीटेड बाय ए डॉक्टर ऑफ हिज ओन चॉइस एंड ए प्लेस ऑफ हिज ओन चॉइस। अब चीज़ यह है कि इस मफरूज़े पर बात आगे लेके चलते हुए उन्होंने ये दरख्वास्त दी है कोर्ट को, और कोर्ट को उन्होंने एश्योर भी किया है कि इफ़ एंड व्हेन ही इज़ रिक्वायर्ड ही विल कम बैक। तो चीज़ ये है कि रोज़ अदालतों से लोग जाते हैं, अपने इनके मुकदमे पेंडिंग पड़े होते हैं। मुकदमे का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप बिल्कुल खूंटे के साथ बंद गए, आप जो अदालत का जो जुरिस्डिक्शनल एरिया उससे बाहर ही नहीं जा सकते। उससे कोई आपकी मूवमेंट कोई कर्टेल नहीं होती, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर के तहत उन्होंने कहा कि मैं अपना इलाज कराना चाहता हूँ बाहर जाके, और अबव ऑल उनकी वालदा कोई 94-95 साल की हैं, और मैंने तो ख़ुद देखा है दुबई में, मैं कई दफ़ा गया हूँ, तो वो उनकी वालदा व्हील चेयर पर होती हैं और वो आगे कुर्सी लगाकर उनको छोटे छोटे नवाले इस तरह बना के देते हैं जैसे चिड़िया जंगल से अपना दाना चुग के आती
आती है और अपने बच्चों को खिलाती है, इस तरह वो अपने वालदा का ख्याल करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑन सी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड मेरा ख्याल है कि अदालत जो है इस रिक्वेस्ट को टर्न डाउन नहीं करेगी। ये फरमाइएगा कि अब ये दरख्वास्त एक दफ़ा फिर दी गई है, पहले वकला की जानिब से दी गई थी जिनमें आप शामिल हैं, अब ज़ाती हैसियत में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने दी है, लेकिन बाज़ लोग ये कहते हैं पहले मौक़े थे परवेज़ मुशर्रफ साहब के पास बाहर जाने के, लेकिन अब गद्दारी का मुकदमा जब आ गया है अब मुश्किल है। देखिए, बात यह है कि ये मुकदमा सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी पता नहीं इसने मुकदमे ने क्या क्या करवटें लेनी हैं, और ये मुकदमे की बेल क्या मुंडेरे भी चढ़ती है या नहीं चढ़ती। सियासी मुकदमे सियासी इन्वायरमेंट की बुनियाद पे होते हैं। ये इट्स नॉट ए लीगल केस, देयर इज़ नथिंग इन द केस। ये एक झूठा और एक बेबुनियाद मुकदमा है। ये सिर्फ नवाज शरीफ जो कि एक्चुअली इसका कंप्लेनेंट है, जो कि डसा हुआ इंसान है, जो कि ज़ख्म खुर्दा है 12 अक्टूबर 1999 का, उसने कानून के पीछे छुप के ये वार कर रहा है। ये एक सियासी मुकदमा है। इसको जब अभी तो मुकदमा शुरू हुई, जब हम इसको सियासी बुनियादों पर आर्गू करेंगे और जब हम इनका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, असी चौधरी इफ्तिखार से लेकर इन सारों के खोलेंगे, और जब इनकी हम करतूतें कौम को बताएंगे, जब सुर्खियाँ लगेंगी, तो ये देखिए कि फिर कैसे भगदड़ मचती। ये अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। ये बताइए कि ये बात सच है कि ऐसे मौके थे पहले कि परवेज़ मुशर्रफ साहब चाहते तो बाहर जा सकते थे? जी, वो तो परवेज़ मुशर्रफ की मिन्नतें करते रहे कि अपने यानी घुटनों को हाथ लगाते हैं कि जाइए, क्योंकि ये उनका जो यहाँ रहना है इनके लिए एक इनके गले में एक हड्डी है जी, जिसको ना उगल सकते हैं ना निगल सकती है, लिहाजा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जाऊँगा अपने इलाज के लिए जाऊँगा, लेकिन मेरा बेस जो है वो पाकिस्तान ही रहेगा। मैंने 40 साल अफवाज पाकिस्तान की खिदमत की है, पाकिस्तान की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों का हिफाजत किया है। 8 साल एज ए प्रेसिडेंट मैंने इस मुल्क को इज्जत दी है, आबरू दी है, खुशहाली दी है, तरक्की दी है। तो वाई शुड आई लीव दिस कंट्री। मेरे अजीज़ों कारब इधर है, तो आना जाना रहेगा, लेकिन परमानेंटली आई विल नॉट गो। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम कुछ वकील हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के, और उन्हें अब ज़ाती हैसियत में दरख्वास्त दी है कि मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं अपनी वालदा की इयादत के लिए। देखते हैं इस पर क्या फैसला आता है। भारतीयों के दिल से पाकिस्तानियों की नफरत नहीं जा सकती। दिल से दिल मिलना तो बड़ी दूर की बात है। खेल के मैदान में पाकिस्तान की जीत जिनसे बर्दाश्त नहीं होती, वो पाकिस्तानियों को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? अमन की आशा जलाने वाले ये खबर जरा कान खोलकर सुने। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की फतह पर जश्न मनाने वाले कश्मीरी नौजवान को भारतीय फौजियों ने मार मार कर अधमुआ कर दिया। जब इस पर भी दरिंदगी की तस्कीन ना हुई तो इसे छुरियों से ज़िबा कर दिया गया। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक जुल्म के ये पहाड़ बडगाम के इलाके में तोड़े गए। पुलिस ने कश्मीरी नौजवान को ज़िबा करने के इल्जाम में 3 फौजियों समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का दावा तो किया है, मगर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि यह हकीकत है कि होना हवाना कुछ नहीं, बिल्कुल इसी तरह जैसे लाखों कश्मीरी नौजवानों को शहीद करने वाले दंदनाते फिर रहे हैं। ये पहला वाकया नहीं, इससे पहले सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में भी कश्मीरियों को सितम का निशाना बनाया गया। मीरठ यूनिवर्सिटी ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह की खुशी मनाने वाले 130 कश्मीरी तालिब इल्मों को यूनिवर्सिटी से ही निकाल दिया। ये खबरें सुनकर उन नाम निहाद दानिशवरों के दिल में ठंड पड़ गई होगी जो तकसीम हिंद की खींची गई लकीर को आज भी तस्लीम नहीं करते। अमन की आशा जलाने वालों को भारतीय रियासत गुजरात में जिंदा जलाए जाते मुसलमान नजर नहीं आते, और दोनों मुल्कों के दरमियान लगी इस लकीर को मिटाने की ख्वाहिश पर उनके दिल में आग भी मचलते रहते हैं। सवाल यह है, जिनसे खेल के मैदान में शिकस्त बर्दाश्त नहीं होती, वो पाकिस्तानियों को बर्दाश्त कर सकते हैं? बहरहाल देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इस मामले बाज उठती भी है या नहीं। न्यूज़ आवर में अभी वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक और मामले के साथ हाजिर हैं। ममताएं कत्ल हो रही हैं, माएं कत्ल कर रही हैं, बच्चे मकतूल बन रहे हैं। ये बला है, गुर्बत बेरहम बला है, मगर हुक्मरानों को होश भी नहीं, खबर भी नहीं। जहां उमरा की दौलतों के हिसाब ना हो और गरीबों की मफलूकुल हालियों के ठिकाने ना हो, अमीर माल मस्तियों में मुब्तला हो, फकीर फाका मस्तियों में गर्क, रहनुमाओं को भूख के अंदाजे ना हो और महकूमों के कभी पेट ना भरे हों,
एक तरफ रेशम अतलास के पहनावे हों और दूसरी तरफ खाक और खून में लुथड़ाए हुए जिस्म, जहां महल्लात कतार अंदर कतार भी हों और उनके पिछवाड़ों में टाट से बनी हुई झोंपड़ बस्तियां। वहां के माशरे बेरहम भी हो जाते हैं और संगदिल भी। एक दिलखराश वाक़या आज लाहौर में हुआ। बिस्मा नामी एक जवां साल मां ने अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को खुद कत्ल कर दिया। 2 साला बेटी मिनाहिल को पानी में गोते देकर और 8 माह के यूसुफ का गला घोंट कर। हम इस कदर बीमारू ज़हन माशरे के फर्द हैं, दिन इसके किरदार से लेकर दीगर हालात की टोह लगाते रहे कि साबित कर सकें कि ये बच्चे बिस्मा ने अपनी किसी नाजायज ख्वाहिश के ताबे मार डाले। अस्तगफिरुल्लाह। हालात का अंदाजा लगाएं कि शौहर है मगर कमाता नहीं, एक बड़ा सा मकान है मगर बिस्मा का कोई अमल दखल नहीं, बच्चे हैं मगर पालने के लिए वसाइल नहीं, ससुराली खर्च देते हैं मगर बातें सुनना पड़ती हैं, इज्जत नफ्स मजरूर रोज होती है, 3 दिन से 8 माह का बेटा भूखा हो तो फिर हौसले ही तो टूटते हैं, 2.5 साल की बेटी भूख से बिलबिलाए तो हिम्मत ही जवाब देती है। बिस्मा कसूरवार है और इसका जुर्म सजावार है, किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। मगर ये भी सोचिए कि वो क्या करती, शौहर को सोते में कत्ल करती कि बच्चा शौहर साबित हुआ, ना ही जिम्मेदार बाप बन सका, और फिर इसे कत्ल करके खुद को भी मार लेती कि ऐसे जीने से मरना ही बेहतर था। तो फिर इसके बच्चों का क्या होता? जाहिर है ठोकरों में रहते, मगर फिर भी ये जुर्म काबिल माफी नहीं। मायूसी कुफ्र है, जिंदगियां बर्बाद करती है। लेकिन ये भी सोचिए कि बिस्मा किस क़यामत से गुजर रही होगी और किस अजाब से। अपने हाथों से अपनी औलाद के कत्ल का अल्लाह ऐसी मायूसी से बचाए। मगर सवाल तो कीजिए कि इन मायूसियों का जिम्मेदार कौन है और ऐसे मायूसियों के शिकार लोग किस कदर हैं। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 60% लोग यानी 10 करोड़ 80 लाख पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से ही कम तर जिंदगी गुजार रहे हैं। खतर गुर्बत की तारीफ आलमी इदारों ने यह की है कि ऐसा शख्स जो 24 घंटों में एक वक्त की रोटी खा लेता है और 4 फुट बाय 4 फुट की जगह का मालिक है, वो गरीब नहीं है। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए कि हमारे 18 करोड़ में से 10 करोड़ 80 लाख पाकिस्तानी इंसानों वाली नहीं बल्कि बदतर जिंदगी जी रहे हैं। मगर सवाल है कि इसके जिम्मेदार है कौन? पहले अपने रिपोर्टर इसरार खान की तरफ चलते हैं और फिर बात करेंगे मारूफ सहाफी जनाब आरिफ हमीद भट्टी से। इसरार, ये बताएं कि खातून ने जो कुछ कहा है वो भी हम देखेंगे, देखने वालों को बताएंगे, सुनाएंगे वो क्या कहती है, लेकिन क्या पता चल सका है, पुलिस क्या बताती है इस वाक़े के बारे में? जी उसामा, जैसे ही ये वाक़या मंजर आम पर आया, इब्तदाई तौर पर यही कहा जा रहा था कि इस वाक़े के पीछे गुर्बत का फैक्टर शामिल है। और मुलजिमा बिस्मा ने भी जो इब्तदाई बयान पुलिस को और मीडिया को दिया था उसमें भी उसने यही कहा कि गुर्बत के हाथों मजबूर होकर उसने ये संगीन कदम उठाया। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने अपनी तहकीकात का दायरा कार वसी किया, जाए वकूआ से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए, अहले मोहल्ला और दीगर रिश्तेदारों के बयानात कलम बंद किए, तो ये बात सामने आई कि इस वाक़े के पीछे गुर्बत का अंसर शामिल नहीं बल्कि इस वाक़े के पीछे 2 फैक्टर्स शामिल हैं। एक तो घरेलू नाचाकी और घरेलू झगड़े इस वाक़े का बाइस बने हैं, और एक और जो अहम फैक्टर पुलिस ने हमें बताया उसके मुताबिक दोनों मुलजिमा बिस्मा और उसका मियाँ सनी दोनों नशावर अद्वियात का भी इस्तेमाल करते रहे हैं, जिसकी वजह से मुमकिन है उनके आसाब पर मनफी असरात मुरतब हुए हों और उन्होंने मुलजिमा बिस्मा ने ये जो आज संगीन कदम उठाया ये उसने अपनी ऐसी हालत में उठाया जब वो नॉर्मल नहीं थी। ताहम पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है और दोनों कमसिन बच्चों की लाशें पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले कर दी गई हैं, जहां उनकी तदफीन अब से कुछ देर कबल मियानी साहब में हो चुकी है। जी, बिस्मा और इसके शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या हो रहा है? बिल्कुल जी, मुलजिमा बिस्मा को और उसके मियाँ सनी दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मुकदमे का मुद्दई मुलजिमा बिस्मा का देवर जिसका नाम अबू जर सलमान खान है वो मुकदमे का मुद्दई बना हुआ है और पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात कर रही है और दोनों सही। देखते हैं कि मजीद तफ्तीश में क्या बात सामने आती है। इसरार खान, बहुत आपका हमें आरिफ हमीद भट्टी मारूफ सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार, उन्होंने ज्वाइन किया है। लेकिन आरिफ साहब, इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं, जो बिस्मा जिस खातून ने ये घिनौना काम किया है, जो माँ है, अपने दोनों बच्चों को इसने कत्ल किया, वो क्या कह रही है इस वाक़े के बारे में, वो जरा देखते हैं। खाने पीने के लिए नहीं कुछ मिल रहा था, घर वाले पहले करते थे स्पोर्ट, फिर करना बंद कर दी, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी टाइम पे, तो इसलिए। आरिफ हमीद साहब, ये माँ जिम्मेदार है, कौन कौन? इसका शौहर, तमाम रिश्तेदार, कौन जिम्मेदार है इस वाक़े में? देखे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो उसामा आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, तलीम और सेहत की सहूलत देना, ये हुक्मरान वक्त की जिम्मेदारी होती है। लेकिन बदकिस्मती है इस मुल्क में जहाँ एक माँ एक बच्चे को पेट में दुनिया की सर्द और गर्म हवाओं से बचाकर पेट में रखती है और पैदा करती है, फिर गुर्बत के हाथों उसी को अपने ही हाथों से
मनो मन कब्र में भिजवाने के लिए हलाक कर देती है। जहां 95% लोगों को 2 वक्त का खाना ना मिले, जहां इंसानों को 90% लोगों को जिस्म ढांपने के लिए कपड़ा ना मिले, जहां 80% लोगों के पास एजुकेशन की वसाइल ना हो, जहां 90% लोग अपनी बीमारी की सूरत में इलाज की बजाय खुदकशियों की कोशिश करें और तदफीन के लिए लोगों से सूद पे खर्चा ले, उस अवाम के लिए, उस हुक्मरानों के लिए शायद अज़ाब इलाही ही आ सकता है। मुझे बताएं, आप यूथ फेस्टिवल में 3, 4, 5 अरब रुपया लगा रहे हैं। ओ भाई, अगर क्या उस यूथ फेस्टिवल से किसी भूखे को रोटी मिल जाएगी, किसी नंगे का जिस्म ढांप देंगे, किसी मुर्दे की तदफीन हो जाएगी? आप गिनीज बुक में अपने वर्ल्ड का बना रहे हैं कि हमने झंडा बनाया, हमने फ्लैग बनाया। भाई, आप तो वर्ल्ड गिनीज बुक में ना आ रहे हैं कि आप करप्शन में पहले नंबर पे आ रहे हैं, आप बेरोजगारी में पहले नंबर पे आ रहे हैं, आप जुल्म और ज्यादती में पहले नंबर पर आ रहे हैं, आप ना इंसाफी पे पहले नंबर पे आ रहे हैं, आप लोगों के उनके बुनियादी हकूक ना देने पे फरिश्तों में पहले नंबर पे आ रहे हैं। खुदारा, जिस मुल्क के हुक्मरान हजारों एकड़ रिहाइश में रहते हो और गरीब आदमी को सर ढांपने के लिए छत ना मिले, जिनके अपने जहाज हो और गरीब आदमी अपने लिए बीमारी की सूरत में अस्पताल ना ले जा सके, रोटी ना खा सके, उस मुल्क के हुक्मरानों को खुदा ही हदायत दे तो दे। अदरवाइज मुझे तो नहीं समझ आती हम क्या कर रहे हैं इस कौम के साथ, और हम हमारी अवाम भी। लेकिन आरिफ साहब, कुरान ये कहते हैं हम तो कोशिश कर रहे हैं, एक दिन में गुर्बत खत्म नहीं होगी, वक्त लगेगा। तो फिर क्या किया जाए? अचानक तो कोई अलादीन का चिराग नहीं है, वो कहते हैं कि हम गुर्बत खत्म कर डालें, कोशिश कर रहे हैं, आहिस्ते सब ठीक हो जाएगा। मेरे नहायत मोहतरम काबिल एहतराम जो इस वक्त हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनको 9 मई को एक मशहूर एंकर ने उनका इंटरव्यू किया था और उन्होंने उनको कहा था कि बड़े मसाइल हैं, आप बताएं आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा हमारा ज़ियाउल हक का और दोबारा 2 साल पहले का भी तजर्बा है, हम पहले दिन बेहतरियाँ ले आएंगे। पिछले पीपल्स पार्टी के 5 साल में 100% महंगाई हुई, इनके 8-10 महीने में 110% महंगाई हो चुकी है। ये इनका तजर्बा है। मेरे मोहतरम गुजारिश ये है कि कब तक हम अपने मौजूदा हुक्मरान, माजी के हुक्मरानों की स्याहियों से अपने मुंह को छुपाते रहेंगे? खुदारा, उन्होंने जो करके गुजरा कर दिया, जो आपने 10 महीने में किया, मुझे बता दें, क्या सेहत की सहूलतें बेहतर हुई हैं? क्या तालीम बेहतर हुई है? क्या अमन व अमान बेहतर हुआ है? क्या इंसाफ लोगों को मिलना शुरू हो गया? क्या तालीम मिलना शुरू हो गई है? क्या लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया? बेरोजगारी हर चेहरे से अयां हो रही है, माएँ परेशान है, बच्चे घर जाते हैं कि माँ कहेगी क्या कमा के लाए हो, बच्चे इसलिए माएँ घर परेशान होती है कि बेटा उसको खाने के लिए क्या दूंगा। इन्होंने इस मुल्क में गुर्बत बांट रहे हैं, बारिश की तरह गुर्बत बांट रहे हैं। चंद खानदान अरबों खरबों डॉलरों के मालक होते जा रहे हैं और इस मुल्क के 95% लोगों के साथ जिस तरह ये जुल्म ज्यादती। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हमीद भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी। वो कहते हैं कि गुर्बत ही इस तरह के मसाइल की वजह बनती है, मायूस करती है, और फिर माएँ ही इस तरह का कदम उठाती हैं, और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि गुर्बत का खात्मा करे, और जितनी जल्दी हो सके दावों से काम नहीं चलेगा। न्यूज़ आवर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरत और औलाद के गम से महफूज रखे।